हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी वाली। तो आज हम आवर पास्ट वाले बुक का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। चैप्टर का मतलब तो ये होने वाला है कि पहले लोग हंटिंग गैदरिंग करते थे और फिर धीरे धीरे लोग इवॉल्व हुए, डेवलप किए और फूड को उगाने लगे, मतलब एग्रीकल्चर करने लगे। तो इसी के ऊपर हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला टॉपिक है द अर्लीस्ट पीपल, वाई वेयर दे ऑन द मूव। तो जो पहले के लोग थे वो क्यों ट्रैवल करते थे। वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सबकॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो। हम लोग ये तो जानते हैं कि पहले के लोग सबकॉन्टिनेंट में रहते थे। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदरर। तो पहले के जो अर्लीस्ट पीपल थे हम उनको हंटर गैदरर्स कहते हैं, ठीक है। The name comes from the way in which they got their food. Generally, they hunted wild animals, caught fish and birds, gathered food, root, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs. तो हम उनको हंटर गैदरर क्यों कहते हैं? हम उनको हंटर गैदरर इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो क्या करते थे, वो फ्रूट को इकट्ठा करके लाते थे, कोई पेड़ पे अगर लटका हुआ है तो, या फिर वो रूट तोड़ के लाते थे, या फिर वो प्लांट इकट्ठा करते थे जिसको खा सकते हैं। वो इधर उधर से वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते थे, उनको मारते थे और उनको मतलब खाते थे, इसीलिए उनको हंटर और गैदरर कहते हैं, ठीक है। अपना फूड वो हंट करके खाते थे एनिमल्स को और गैदर किया करते थे। हंटर गैदरर मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो एक जगह से दूसरा जगह हमेशा ट्रैवल करते रहते थे। देयर आर मेनी रीजन्स फॉर दिस। अब वो लोग ट्रैवल क्यों करते थे, मतलब वो एक जगह पे बैठ के क्यों नहीं, मतलब वहीं के इलाके का मतलब फूड गैदर करते थे या फिर हंट करते थे, वो अलग अलग जगह क्यों शिफ्ट करते रहते थे। तो सवाल ये है, तो उसका रीज़न ये है, फर्स्ट इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्गर टाइम दे वुड हैव इटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज, देयरफॉर दे वुड हैव टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। अब वो लोग इसीलिए ट्रैवल करते थे हंटर गैदरर एक जगह से दूसरी जगह, बिकॉज वो जानते थे कि अगर वो एक ही जगह पे रह के वहाँ के सिर्फ प्लांट्स को खाते रहेंगे, वहाँ के रूट्स लेते रहेंगे, वहाँ के फ्रूट्स लेते रहेंगे, या फिर वहाँ के एनिमल्स को दिन भर हंट करके खाते रहेंगे, तो वो जिस जगह में रह रहे हैं उसका पूरा रिसोर्स ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर एक टाइम के बाद कुछ बचेगा ही नहीं। इसीलिए वो लोग क्या करते थे, बारी बारी अलग अलग जगह जाके हंटिंग और गैदरिंग किया करते थे, ताकि किसी भी एक जगह का रिसोर्स पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए, ठीक है, एक बैलेंस बना रहे हमेशा। सेकेंड, दूसरा कारण वो लोग के ट्रैवल करने का, एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड केटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। तो अब हम लोग सेकेंड रीज़न ये है कि अब भाई हंटर जो है, जो पहले के लोग जो हंटर हुआ करते थे, वो देखते थे कि एनिमल्स जो है वो तो खुद मूव करता रहता है एक जगह से दूसरा जगह अपने प्रे के लिए, मतलब अपने शिकार के लिए। जैसे कि जो डियर है वो कोई सपोज़ कि जो लॉयन है, वो लॉयन किसको खाना चाह रहा है, वो डियर को खाना चाह रहा है। डियर क्या है, डियर ग्रास को खाना चाह रहा है। तो डियर जो है वो ग्रास को खाना चाह रहा है, तो वो इधर उधर जा रहा है ग्रास के खोज में, तो अब लॉयन भी उसके पीछे पीछे उसको फॉलो कर रहा है। अब लॉयन जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ वहाँ वो हंटर गैदरर्स उसका पीछा कर रहे हैं लायन का, कि ये कहाँ कहाँ जा रहा है, उसी के पीछे जाते हैं। तो उनका मूवमेंट देखते हैं कि अगर हमको लॉयन को हंट करना है तो वो कहाँ कहाँ जा रहा है, ताकि हम उसको सही टाइम पे उसका शिकार कर सकें, ठीक है। तो दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा कारण, थर्ड, plant and trees bear fruit in different season, so people may have moved from season to season in search of different kind of plant. अगर कोई पर्टिकुलर प्लांट है वो अभी हो रहा है इस पर्टिकुलर एरिया में, हम जहाँ पे रह रहे हैं, बट हो सकता है दूसरा सीज़न आ जाए तो वो प्लांट यहाँ पे ना हो, तो हम वो प्लांट की खोज में दूसरा एरिया चले जाएं। तो इसलिए भी ये मूव करने का तीसरा कारण। अब चौथा कारण यानी कि फोर्थ, people, plants and animals need water to survive. Water is found in lakes. Water कहाँ मिलता है, लेक्स में मिलता है, स्ट्रीम मतलब झरना में मिलता है, and rivers. While many rivers and lakes are perennial with water throughout the year, others are seasonal. तो कुछ रिवर्स देखो बिना पानी के तो रहना पॉसिबल ही नहीं है, पानी है तभी हम लोग सर्वाइवल है, ठीक है। तो पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन्स, यानी कि विंटर और समर। तो मतलब क्या होता है ना कि बिना पानी के रहना तो ज़िंदगी
असंभव हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर रिवर के पास रह रहे हैं तो वो अगर रिवर पेरिनियल है देन इट्स ओके। पेरिनियल मतलब कि उस रिवर में पानी सालों भर आएगा, सालों भर वो नदी भरी रहेगी, ठीक है, पानी से, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो रिवर सीजनल है, मतलब विंटर में तो पानी रहता है उसमें, लेकिन समर की सीज़न में वो सूख जाता है नदी, तब हम पानी का इंतज़ाम कहाँ से करेंगे। तो इसीलिए कभी कभी अगर मेरा घर अगर सीजनल रिवर के बगल में है तो वो एक सीज़न में तो सूख जाएगा नदी, तो इसीलिए हमको दूसरा जगह जाना पड़ेगा, दूसरा रिवर के पास पानी को यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए भी लोग मतलब मूव करते थे, ट्रैवल करते थे इन सर्च ऑफ वाटर, ठीक है, बिकॉज नियर द बैंक उनका सर्वाइवल होता था, रिवर के किनारे ही उनका जीवन संभव हो पाता था, ठीक है। नाउ दूसरा टॉपिक, पहला टॉपिक बस यही था कि हंटर गैदरर्स हैं वो क्यों ट्रैवल करते हैं, जिसका 4 पॉइंट बताए गए, ओके। दूसरा टॉपिक है हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। अब हम इन लोगों के बारे में जानते कहाँ से हैं, तो हंटर गैदरर्स के बारे में तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर मेड एंड यूज्ड। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज्ड टूल्स ऑफ स्टोन, वुड, बोन, ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट है ना, उनको कुछ कुछ ऐसा चीज़ मिला है जो हंटर गैदरर इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। जैसे कि कुछ टूल्स मिला है, कुछ वेपन मिला है जो कि स्टोन का बना हुआ मिला है, कुछ वुड का बना हुआ है, तो कुछ बोन्स का बना है, हड्डी का बना है, ठीक है। ये जो स्टोन टूल्स है ना वो तो सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव करते हैं, ठीक है। स्टोन टूल, जो टूल पत्थर का बना हो, तो मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला है, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है, जो हिस्ट्री से रिलेटेड सामान ढूंढता है मट्टी के अंदर या कहीं भी, मतलब वो खोज करता है कि क्या चीज़ है जो पास्ट से रिलेटेड है। कोई चीज़ अगर मिला है हमको, मट्टी के अंदर से कॉइन मिला है, तो वो कितना साल पुराना है। तो वैसे ही जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको यहाँ पे क्या मिला, उनको कुछ टूल्स मिला है जो स्टोन का बना हुआ है, जो लकड़ी का बना हुआ है, जो हड्डी का बना हुआ है, ठीक है। अब देखो, सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स आर यूज टू कट मीट एंड बोन, स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज एंड हाइड्स एनिमल स्किन, चॉप फ्रूट एंड रूट्स। तो उनको जो स्टोन टूल्स मिला है ना, वो उनको से पता चला है कि इस स्टोन टूल का इस्तेमाल जो हंटर गैदरर थे वो चाहे तो मीट या बोन को कटिंग करने में यूज़ करते थे, या फिर अगर ट्री का बार्क को उखाड़ना है तो उसमें यूज़ करते थे, फ्रूट को अगर काटना है, चॉप करना है तो उसके लिए यूज़ करते थे, रूट्स को काटना है तो उसके लिए यूज़ करते थे। बिल्कुल एक नाइफ की तरह वो इस्तेमाल होता था उस टाइम का स्टोन टूल, ठीक है। Some may have been attached to the handles of bone or wood। कुछ तो ऐसा होता था कि हैंडल्स ऑफ द बोन से अटैच होता था, वुड से अटैच होता था, ठीक है, स्टोन टूल्स। टू मेक स्पीयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग, मतलब ये स्टोन के हेल्प से ये कुछ ऐसा भी टूल्स मिला है जिससे बोन एरोज, मतलब जिससे निशाना लगाते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो सब भी मिला है, जो बना हुआ मिला है, इसका फ़ोटो भी दिखाएंगे। विच वॉज यूज्ड एज अदर टूल, बहुत अदर टूल्स भी हम लोग को मिला है, जैसे कि बहुत लकड़ी भी मिला है हम लोग को। लकड़ी का इस्तेमाल फायरवुड में किया जाता था, आग जलाने के काम में आता था। वुड को और किस चीज़ में इस्तेमाल किया जाता था, तो हर्ट्स बनाने में और टूल्स को बनाने में, मतलब वेपन तो बनता ही था और साथ ही साथ घर भी लोग बनाते थे। अभी ये क्या फ़ोटो है, तो देखो स्टोन टूल जो है ना, मे ऑल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर, पहला पिक्चर जो ये दिया है, स्टोन टूल का इस्तेमाल किस में किया जाता था, एडिबल रूट्स जो है, ये प्लांट है, प्लांट का ये रूट है, तो अगर इसको काटना है, रूट्स को अलग निकालना है, तो ये स्टोन टूल है, देखो, तो इसको इससे काटा जाता था, ठीक है। दूसरा चीज़, अब स्टिचिंग क्लोथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन। तो देखो ये जो एनिमल का खाल है ना, जो लिया गया, जिस एनिमल को इन्होंने हंट किया होगा, जिसको मारा होगा, उसका खाल लेके ये लोग सिल रहे हैं और इसका कपड़ा बनाते थे, और ये सब स्टोन टूल के हेल्प से। स्टोन टूल इतना ज़्यादा मतलब नोकीला होता है, इतना शार्प होता था कि उसका ये सब काम तो आता ही था। और साथ ही साथ देखिए ये जो पिक्चर है, इसमें बोन एरो, ये सब वेपन बनाया जाता है स्टोन टूल के हेल्प से, बोन के हेल्प से, मतलब हड्डी के हेल्प से एरोज़ बनाया जाता है जिससे लोग शिकार कर सकें। फिर उसके बाद ये एरो एंड स्पीयर्स का फ़ोटो है जो ऊपर अभी लिखा हुआ था। मतलब ये सब टूल्स मिला है आर्कियोलॉजिस्ट को, जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, उस टाइम पे ये लोग अपना हर चीज़ का इस्तेमाल ऐसे ही करते थे। फ्रूट काटना हुआ तो उसमें काम आ गया, हर चीज़ में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन।
चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, कहाँ रहते थे ये लोग। तो ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विथ रेड ट्रायंगल्स आर साइट फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंसेस ऑफ हंटर एंड गैदरर्स। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जहाँ पे भी रेड ट्रायंगल्स हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये सारी जो जगह है ना, ये वो जगह है जहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को हंटर और गैदरर्स का एविडेंस मिला है कि यहाँ पे बहुत साल पहले हंटर गैदरर्स रहा करते थे। ठीक है, हंटर गैदरर्स लिव्ड इन मेनी मोर प्लेसेस, only some are shown on the map. Many sites were located near the source of water such as rivers and lakes. तो आधा से ज़्यादा जितना भी साइट है ना वो वाटर के पास लोकेटेड है। किसके पास? वाटर के पास। जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे कुछ ना कुछ नदी है ये आपस में अगर ध्यान से देखा जाए तो। यहाँ पे भी जैसे ये भीमबेटका है तो भीमबेटका के पास भी से भी ये नदी जा रही है। तो मतलब वाटर के पास ही हंटर गैदरर्स अपना बनाते थे बसेरा। ओके, अब देखो, एज स्टोन टूल्स वेर इंपॉर्टेंट, पीपल ट्राइड टू फाइंड द प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज ईजिली अवेलेबल। हंटर गैदरर हमेशा खोजते थे कि वो जगह कौन सा है जहाँ पे स्टोन टूल बहुत ईजिली अवेलेबल, मतलब स्टोन अच्छा पत्थर कहाँ से हम लोग का अवेलेबल हो सकता है, क्योंकि जहाँ से अच्छा पत्थर अवेलेबल होगा फिर आराम से टूल बन जाएगा। तो अब और एक चीज़ साइड में लिखा है उसको भी पढ़ लेते हैं। भीमबेटका इन प्रेजेंट, भीमबेटका जो जगह यहाँ पे मैप में अभी हम लोग देखे वो आज का मध्य प्रदेश कहते हैं हम उसको। ठीक है, दिस इज़ एन ओल्ड साइट, ये बहुत पुराना साइट है जहाँ पे केव्स है, गुफा है, और रॉक शेल्टर है, पत्थर का बना हुआ एक घर टाइप का है। पीपल चूज दिस नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम द रेन, हीट, विंड। दीज रॉक शेल्टर आर क्लोज टू द नर्मदा वैली। ठीक है, तो ये जो मतलब भीमबेटका का बात हो रहा है, यहाँ पे लोग रहते थे शेल्टर में, घर बना के, या फिर गुफा है। क्यों? क्योंकि ये धूप हो गया या बारिश हो गया हर चीज़ से प्रोटेक्ट करता था। और ये जो भीमबेटका है ना, ये नर्मदा रिवर के पास है। किसके पास है? नर्मदा रिवर के पास। यहाँ नर्मदा रिवर है और यहाँ भीमबेटका है। हो सकता है थोड़ा ब्लर आ रहा होगा नेट प्रॉब्लम की वजह से, बट मतलब यहाँ पे अगर आप मैप अपने बुक में देखेंगे तो यहाँ पे नर्मदा रिवर है और भीमबेटका यहाँ पे। ठीक है, तो हंटर गैदरर यहीं पर रहा करते थे। ओके ना, अब चलते हैं रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस। तो जो रॉक पेंटिंग होता था वो क्या कहता था हम लोग से। ओके, अब वो जानते हैं हम लोग। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस। जो रॉक पेंटिंग हम लोग को मिला है, मतलब भीमबेटका जो है वो एक गुफा है। ठीक है, वहाँ पे रॉक शेल्टर भी मिला है, मतलब कि पत्थर से बना हुआ घर। तो उसमें हम लोग एक पेंटिंग भी मिला है उसका सीलिंग पे, उसका रूफ्स पे। तो many of the caves in which these early people lived have paintings on the wall. Some of them with the best examples are from मध्य प्रदेश। भीमबेटका जिसको आज का मध्य प्रदेश कहते हैं वहाँ पे भी हम लोग को मिला है, एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश में भी। These paintings show वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी। वाइल्ड एनिमल्स का पिक्चर बनाया उन लोगों ने और बहुत एक्यूरेसी के साथ बनाया है। ठीक है, जैसे कि यही पिक्चर मिला है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये वही भीमबेटका का पिक्चर है। भीमबेटका का यहाँ पे ये जो हम लोग को ऑरेंज कलर का बना हुआ दिख रहा है, यही वाइल्ड एनिमल्स का पिक्चर उन लोगों ने बनाया, हंटर गैदरर ने, जो यहाँ पे रहते थे। और ये जो भीमबेटका है ये आज का प्रेजेंट डे MP है, यानी कि मध्य प्रदेश है। ऐसा टाइप का केव्स हुआ करता था उस टाइम का, गुफा हुआ करता था, और इसी के रूफ पे बहुत कुछ बना हुआ रहता था। ठीक है ना, अब ये सब बहुत ही जूम ड्राइंग्स है, जैसे कि वाइल्ड एनिमल का यहाँ पे देखिए पिक्चर बना हुआ है, ये सब हंटर गैदरर्स ने बनाया है। ठीक है, नाउ अब दूसरा चीज़ पढ़ते हैं। साइट्स आर द प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स वेयर फाउंड। दीज आर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय द पीपल। दिस मे बी फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ब्यूरिड अंडर द अर्थ, और समटाइम्स इवन अंडर वाटर। तो साइट का मतलब क्या होता है? हम लोग हर जगह देखते हैं कि भीमबेटका साइट, क्या है ये साइट? तो साइट का मतलब तो वो होता है ना जहाँ पे हम लोग को कुछ रिमेन्स ऑफ थिंग मिला है, कुछ पहले का कुछ अंश मिला है, रिमेन्स मिला है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, वो टूल मिल सकता है, पॉट मिल सकता है, बिल्डिंग मिल सकता है, कुछ भी ऑर्नामेंट हो सकता है। ठीक है, ये किस लोगों ने छोड़ा है? तो ये पहले के लोगों ने छोड़ा है। द अर्लियर पीपल हैव लेफ्ट दिस बिहाइंड देम। ठीक है, और ये सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर मिल सकता है, अर्थ के नीचे मिल सकता है, मतलब मिट्टी के नीचे, या फिर ये पानी के अंदर भी मिल सकता है। तो ये होता है साइट जहाँ से भी पहले का कुछ अगर हम लोग को एविडेंस मिल जाए। नाउ दूसरा टॉपिक, फाइंडिंग आउट अबाउट फायर।
ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड हेयर, भीमबेटका में हम लोग को ऐश भी मिला है, मतलब कि यहाँ पे आग भी जलाया जाता था, ये भी पता चल गया, राख मिल गया तो ये पता चल गया. दिस सजेस्ट दैट द पीपल वेर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर. फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स एज अ सोर्स ऑफ लाइट, टू रोस्ट मीट एंड टू स्कैर अवे एनिमल्स. तो इसका मतलब तो यही निकलता है ना कि उस टाइम के लोग तो भाई आग जानते थे कि आग का हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं. वो लोग मीट रोस्ट करने में आग का इस्तेमाल करते थे, वो लोग एनिमल्स को डराने में आग का इस्तेमाल करते थे, और साथ ही साथ वो लोग अगर बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है तो भी आग जला लेते होंगे. ठीक है, लाइट एज अ सोर्स ऑफ लाइट, मतलब रोशनी के लिए भी गुफा में आग जला लिया करते होंगे. ठीक है, अब ये जो नेम एंड डेट्स है ना, ये बेसिकली आप लोग अपने से थोड़ा मोड़ा पढ़ सकते हो. ये बहुत इजी सा पैरा है, इसमें पूरा ये यही लिखा हुआ है कि 3 फेज़ है. देखो, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक. ठीक है, पेलियोलिथिक क्या है ना, पेलियोलिथिक जो होता है, पेलियो मतलब ओल्ड होता है और लिथोस मतलब स्टोन होता है. मतलब स्टोन एज जो है ना, उसका सबसे जो ओल्ड फेज़ है, उसका जो सबसे फर्स्ट फेज़ है, उसको हम लोग पेलियोलिथिक कहते हैं. ओके ना. तो पेलियोलिथिक का टाइम जो है ना, वो पूरा टोटल 2 मिलियन ईयर्स के लिए रहा है. ठीक है, और ये जो लंबा सा टाइम है पेलियोलिथिक एज जिसको हम बोल रहे हैं, इसमें भी 3 पार्ट है, लोअर, मिडिल और अपर पेलियोलिथिक. ठीक है, और इसी में आधा से ज़्यादा हमारा ह्यूमन हिस्ट्री छुपा हुआ है. ओके, अब जैसे जैसे देखो इन्वायरमेंट चेंज होता गया तो फेज़ भी चेंज होता गया. अब जो दूसरा फेज़ आया ना, उसको बोलते हैं मिडिल स्टोन एज. मिडिल स्टोन एज मतलब मीजोलिथिक, मीजो मतलब बीच वाला फेज़. ठीक है, तो मीजोलिथिक मतलब मिडिल स्टोन एज. स्टोन एज जो है ना, वो इस मतलब मीजोलिथिक के टाइम का जितना भी हम लोग को स्टोन टूल्स मिला है ना, वो बिल्कुल छोटा छोटा स्टोन टूल्स था, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोलिथ. ठीक है, तो माइक्रोलिथ कौन से फेज़ में था, मीजोलिथिक फेज़ में हम लोग को माइक्रोलिथिक टूल्स मिला है, मतलब छोटा छोटा टूल्स मिला है. ठीक है ना. फिर उसके बाद तीसरा स्टेज आता है नियोलिथिक स्टेज. जो नियोलिथिक स्टेज होता है, ये और भी डेवलप्ड स्टेज होता है. इसमें लोग ना खेती करने लगे, इसमें लोग अपने से मतलब हंटिंग गैदरिंग मतलब नहीं करते थे, ये लोग एकदम अच्छे से खेती करते थे. फिर उसके बाद डोमेस्टिकेशन करते थे, मतलब एनिमल्स को पालना. फिर उसके बाद उनको भी एज अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इस्तेमाल करना, उनके खाल को लेके अपने एज अ क्लोथ यूज़ करना. ये था न्यूलिथिक का फेज़. और मेन पेलियोलिथिक तो हम आपको बता ही दिए, जो सबसे ओल्ड एज है, ओल्ड स्टोन एज. ठीक है, जिसमें हंटर गैदरर का ज़्यादा बात होता है, गुफा में लोग रहते थे, स्टोन टूल्स, बड़ा बड़ा स्टोन टूल्स होता था. वही मेसोलिथिक में छोटा छोटा स्टोन टूल्स होता था. यही बेसिक डिफरेंस है तीनों एज में, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है. अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, अ चेंजिंग इन्वायरमेंट. Around 12,000 years ago, there a major shift change in the climate of the world with a shift to relatively warm condition. धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज हुआ. ठीक है, इन्वायरमेंट चेंज के साथ. तो अब का जो क्लाइमेट है ना, वो थोड़ा गर्म है, वार्म कंडीशन है. इन मेनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड. अब इस वार्म कंडीशन की वजह से, क्योंकि अब गर्मी बढ़ गई है नॉर्मली भी, तो ग्रास लैंड का ग्रोथ ज़्यादा हो गया है, हर जगह घास ही घास है, ऐसा टाइप. दिस इन टर्न लेड टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप, गोट, शीप, केटल, दैट इज एनिमल दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास. तो इस टाइम पे, तो इसमें ये हम लोग बात कर रहे हैं कि अब जो नॉर्मल कंडीशन भी वार्म कंडीशन हो गया, इसके वजह से हर जगह घास ज़्यादा उगने लगा है, जिसके वजह से जो मतलब कि ग्रास खाने वाले जो एनिमल्स हैं, वो भी, उनका भी तादाद ज़्यादा हो गया है, जैसे कि डियर, गोट, शीप. ठीक है, तो मतलब कि सपोज़ एक प्रजाति है जो कि बहुत ज़्यादा ग्रास पे ही जिंदा रहता है, वो ग्रास के अलावा कुछ नहीं खाता है. तो अब ग्रास का मतलब ग्रास ज़्यादा उगने लगेगा तो वो आबादी भी बढ़ने लगेगा. तो ठीक वैसा एक यही हो गया, जब एक इन्वायरमेंट चेंज हुआ, नॉर्मल इन्वायरमेंट भी अब ज़्यादा वार्म कंडीशन हो गया, तो ग्रास लैंड भी बढ़ गया. ग्रास लैंड बढ़ा तो जो लोग, जो एनिमल्स ग्रास पे डिपेंड करते थे, वो भी, उनका भी आबादी बढ़ गया. Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. It is likely that this helped people to start thinking about herding, rearing these animals themselves. Fishing also became important. तो जो लोग अब इन एनिमल्स को हंट करना चाहते थे, जैसे कि डियर हो गया, गोट हो गया, तो वो भी उसको फॉलो करते थे, देखते थे कि इनका ब्रीडिंग सीज़न कौन सा है, मतलब कि ये कौन से सीज़न में ब्रीड करते हैं, या फिर ये क्या खाते हैं, उनका फूड हैबिट क्या है. ठीक है,
हर्डिंग रियरिंग करने लगे। अब हर्डिंग रियरिंग क्या होता है भाई? तो हर्डिंग मतलब होता है टू मूव, मतलब एनिमल्स का झुंड को लेके एक जगह से दूसरे जगह जाना ही हर्डिंग कहलाता है। और रियरिंग मतलब कि टू ब्रीड एंड लुक आफ्टर एनिमल, मतलब कि एनिमल्स का ध्यान रखना, उनके ब्रीडिंग का ख्याल रखना, उनको उन वैसा फेवरेबल कंडीशन में रखना। तो लोग ये सब करने लगे थे अपने फ़ायदे के लिए। ओके, हर्डिंग एंड रियरिंग करने लगे थे। Those who hunted these animals, तो now they followed them। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा जो ये टॉपिक था चेंजिंग इन्वायरमेंट में, इसमें यही था, इन्वायरमेंट जैसे ही चेंज हुआ ना तो लोग जो आबादी है पर्टिकुलर मतलब एनिमल्स का, वो भी चेंज हो गया। जो ग्रासलैंड बढ़ा तो वो ग्रासलैंड पे जो जिंदा रहते थे एनिमल्स, वो उनका पॉपुलेशन बढ़ गया। अब वो उनका पॉपुलेशन बढ़ा तो जो लोग थे वैसे एनिमल्स का ध्यान रखने लगे, हर्डिंग रियरिंग करने लगे। नाउ next topic is the beginning of farming and herding। So this was also a time when several grain bearing grasses including wheat, barley, rice grew naturally in different parts of the subcontinent। तो ये एक ऐसा टाइम था ना जहाँ पे ग्रेन बियरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग वीट, बार्ली, राइस वो नेचुरली हर इंडिया के पार्ट में पूरा ग्रो हो रहा था। ओके, सब कॉन्टिनेंट के पार्ट में, सॉरी, सब कॉन्टिनेंट के पार्ट में हर जगह कहीं वीट, कहीं बार्ली, कहीं राइस ग्रो होने लगा था। हम लोग जैसे पिछले चैप्टर में भी पढ़े थे कि किरथार हिल्स और सुलेमानी हिल्स पे वीट बार्ली होगा पहली बार, और फिर उसके बाद साउथ ऑफ विंध्या में नॉर्थ ऑफ विंध्या में सबसे पहले राइस उगाया गया। तो ये सब लोग उगाने लगे थे। ठीक है, men, women and children probably collected these grains as food and learned where they grew and when they ripened। जो लोग थे या जो चिल्ड्रंस भी थे वो ग्रेन्स को एज अ फूड अब कलेक्ट करने लगे थे। ठीक है, उसको छीलते थे, उसका मतलब पूरा साफ़ करते थे जैसे किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो लोग प्लांट ग्रो करने लगे थे, अपने से फार्मर बन गए थे। क्या बोले, एग्रीकल्चर अब करने लगे थे लोग, जैसे आज के टाइम पे नॉर्मली होता है। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड टेम एनिमल्स बाय लीविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर। अब लोग क्या करते थे, वाइल्ड एनिमल्स को भी ना टेम कर लेते थे, मतलब कि उनको अपने एक तरह से फेवर में करना कि वो भड़के नहीं, वो ये ना सोचे कि हम उन पे हमला करने आ रहे हैं, उनको अच्छा अच्छा खाना देना, उनका ध्यान रखना। ठीक है, फर्स्ट एनिमल जिसको टेम किया गया था वो वाइल्ड एंसेस्टर था ऑफ द डॉग, मतलब कि उसको अच्छे से खाना दिया गया। एक तरह से वो जो डॉग था वो हमला नहीं करता था लोगों पे, वो लोगों के साथ फ्रेंडली रिलेशन उसका डेवलप हो गया था। लेटर पीपल इनकरेज्ड एनिमल्स दैट वे रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव्ड। दीज एनिमल्स सच एज शीप हो गया, गोट हो गया, केटल हो गया, ऑल्सो द पिग lived in herds and most of them ate grass। आधा से ज़्यादा जो एनिमल्स थे वो ग्रास खाते थे। Often people protected these animals from attacks by the other wild animal। This is how they became herderer। herderer मतलब तो हम बोले ध्यान रखना, हर्डिंग रियरिंग मतलब, तो वो लोग अब लोग यही करने लगे थे, वाइल्ड एनिमल्स के साथ भी फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करते थे, उनका ध्यान रखते थे, उनको खाना देते थे और हर्डिंग रियरिंग करते थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। डोमेस्टिकेशन वाले इस पूरे टॉपिक में यही है कि अगर एक पर्टिकुलर कोई एनिमल है उसको डोमेस्टिकेट कर रहे हैं हम उसके, एक अगर डॉग है हम उसको अपने घर पे ले आए, उसको एज अ पेट रख रहे हैं, उसका ध्यान रख रहे हैं, तो उसका बिहेवियर बिल्कुल अलग हो जाएगा, और एक नॉर्मल जो एक स्ट्रीट डॉग है उसका बिहेवियर अलग हो जाएगा। तो डोमेस्टिकेशन वाले टॉपिक में यही पूरा बताया गया है कि जिस चीज़ को लोग डोमेस्टिकेट करते थे, जिस प्लांट को या फिर जिस एनिमल को, उसका बिहेवियर अलग हो जाता था, वो वाइल्ड नहीं रहता था। ठीक है, तो इसमें पूरा यही है डोमेस्टिकेशन का मतलब कि कब डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ, लोग को डोमेस्टिकेशन का मतलब समझ में आने लगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं विच इज़ अ न्यू रे ऑफ लाइफ। तो अ न्यू रे ऑफ लाइफ में क्या होता है, इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, वीक, मंथ, इन सम केसेस ईयर्स। तो अगर हम कोई सीड उगाते हैं तो बहुत टाइम ले सकता है, एक साल, महीना, कितना भी, सप्ताह भी। तो जब कोई प्लांट को ग्रो करता है तो वो कितना भी टाइम ले सकता है, वाटरिंग, उसको वीडिंग, मतलब एनिमल्स, बर्ड्स से उस पर्टिकुलर प्लांट को बचाए रखना, ये सारे ड्यूटीज़ बढ़ जाते हैं जब तक वो मतलब सक्सेसफुली पूरा ग्रो नहीं हो जाए। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड। तो जो ग्रेन है, जो लोग ग्रेन उगाते हैं उसको पूरा स्टोर करने का भी तो जिम्मेदारी होता है ना, चाहे वो खाने के लिए स्टोर का दिक्कत हो या फिर सीड। ठीक है, पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट। इन मेनी एरियाज दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स और वोव बास्केट और डक पिट्स इनटू द ग्राउंड। मतलब जो लोग थे ना, न्यू वे ऑफ लाइफ में हम लोग यही पढ़ेंगे कि जो लोग थे वो अब स्टोर करना चाहते थे ग्रेन को, कि अब
ग्रेन जो है, अब हम इतना खेती करके ग्रेन तो उगा लिए, अब हम अभी के लिए तो इतना थोड़ा सा ही खाएंगे, तो बाकी थोड़ा उसको स्टोर कैसे करेंगे, कहाँ पे करेंगे? तो लोग कहाँ पे स्टोर करते थे? चाहे तो मट्टी थोड़ा सा खोद के उसमें डाल देते थे और ऊपर से मट्टी से ढक देते थे, या फिर क्ले का पॉट में डाल देते थे ग्रेन को, वोव का बास्केट में। तो मतलब ये इनका स्टोरिंग का वे था, अलग अलग तरीका था। लोग अलग अलग स्टोर करते थे, अलग अलग तरीके से स्टोर करते थे अपने ग्रेन्स को, ठीक है, कि बाद में खाएंगे। नाउ स्टोरिंग एनिमल्स, एनिमल मल्टीप्लाई नेचुरली बिसाइड इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली, दे प्रोवाइड मिल्क विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट whenever required. In other words, animal that are reared can be used as a store of food. एनिमल को अगर अच्छे से उनका ध्यान रखा जाए तो वो भी एज अ सोर्स ऑफ फूड इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर हम किसी भी मतलब काऊ का सपोज़ अच्छे से ध्यान रखेंगे तो वो अच्छे से दूध देगी, मीट हम लोग को अच्छे से उनसे मिल सकता है किसी भी एनिमल से, तो वो उनको भी अच्छे से अगर स्टोर किया जाए तभी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हडरर। तो सबसे पहले फर्स्ट फार्मर और हडरर कहाँ हुए थे? सो यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स, ईच मार्क्स अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर एंड हडरर्स. These are found all over the subcontinent. Some of the most important one are in the northwest in present day Kashmir and east and south India. तो आप नोटिस करेंगे कि जो ब्लू स्क्वायर है मैप में, वहाँ पे हर्डरर और फार्मर का एविडेंस मिला था। किसको मिला था एविडेंस? तो आर्कियोलॉजिस्ट को मिला था। अब कौन सा मैप का बात हो रहा है? तो इस मैप का बात हो रहा है जहाँ पे ये जो ब्लू है ना हर जगह, यहाँ पे हर्डरर और फार्मर का क्या मिला है? एविडेंस मिला है, इसी का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग वहीं पे चलते हैं दोबारा। तो ये जो हर्डरर फार्मर का बात हो रहा है, इसमें यही बोला जा रहा है कि जो भी ध्यान रखते थे एनिमल्स का, पूरा उनसे एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड जनरेट कर लेते थे वो लोग। ईच मार्क्स अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिलता है। दीज आर ऑल फाउंड ओवर द सब कॉन्टिनेंट। सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन नॉर्थ वेस्ट में, जिसको कश्मीर बोलते हैं आज हम, ये सारे जगह पे हर्डरर फार्मर पहले रहते थे। टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वेर सेटलमेंट ऑफ फार्मर हर्डरर, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स बोन। अब अगर आर्कियोलॉजिस्ट को एक बिल्कुल श्योरिटी चाहिए कि सही में इसी जगह पे पहले के टाइम पे हर्डरर फार्मर रहते थे या नहीं, तो वो क्या ढूंढते हैं? यहाँ पे कोई प्लांट मिल रहा है कि नहीं, यहाँ पे कोई बोन मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये सबसे पता लगता था कि अच्छा हाँ, इस साइड पे पहले के हर्डरर और फार्मर रहते थे। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन ऑफ बर्न्ट ग्रेन, भी हम लोग को मिल चुका है, मतलब जला हुआ ग्रेन जो गलती से जल गया होगा पहले के टाइम के लोग से, बट वो मिला है। जैसे हम लोग का पता चलता है कि पहले के टाइम पे एग्रीकल्चर भी होता था ग्रेन का खास करके, ठीक है। ये जब ग्रेन मिला तो पता चला कि क्रॉप्स उस टाइम पे उगाया जाता था, ठीक है। और कुछ कुछ बोन्स भी मिला एनिमल का, जिसके वजह से पता चलता है कि हर्डिंग और ईयरिंग भी किया जाता था, ओके। तो हम लोग का इतना टॉपिक तो कंप्लीट हो गया। अब एक नेक्स्ट पार्ट बनाते हैं वीडियो का, जिसमें बाकी आगे का पार्ट टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ से हम लोग चैप्टर एंड तक पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी इट्स 28 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आप पहले पढ़ लीजिए। अगर कोई भी डाउट हुआ या कोई भी गलती है तो मेरे को कमेंट करके आप बताइएगा। सो थैंक यू सो मच।